हेलो गाइस। सो पिछले लेक्चर में हमने एक थर्मल फिजिक्स से बहुत ही अच्छा चैलेंजिंग प्रॉब्लम सॉल्व किया था और इस लेक्चर में भी मैं एक प्रोजेक्टाइल मोशन के बहुत ही चैलेंजिंग प्रॉब्लम के साथ आया हूँ गाइस फ्रॉम द सेम पाथ फाइंडर बुक। तो यहाँ पे बेसिकली इंटेंशन देखो ऐसा है कि अगर आपने इस सवाल को देखकर खुद से सॉल्व कर दिया देन आई बेट यू दैट कोई सी भी सवाल प्रोजेक्टाइल मोशन से आ जाए जी एडवांस में आपसे नहीं छूटनी है, क्योंकि ये ऐसी सवाल है ना ये जो कि बहुत ही ज़्यादा एडवांस्ड है, मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा सवाल है ये। तो अगर आप यहाँ तक सोच ले रहे हो तो मुझे नहीं लगता कि प्रोजेक्टाइल मोशन की कोई भी सवाल आपसे छूटनी चाहिए जी एडवांस में गाइस। तो जस्ट बहुत ही सीरियसली इस क्वेश्चन को लेना और बहुत ही सीरियसली इस क्वेश्चन को सोचना, उसके बाद सॉल्व करना। तो अगर आप सॉल्व कर लिए देन यू आर जस्ट वेरी 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 बेस्ट एट प्रोजेक्टाइल मोशन। सो लेट अस लुक इनटू द प्रॉब्लम कि एक्चुअली वो प्रॉब्लम है क्या गाइस। तो देखो प्रॉब्लम क्या बोल रहा है कि एक प्रोजेक्टाइल है जिसको प्रोजेक्ट किया गया है ग्राउंड से एंड दैट प्रोजेक्टाइल बेसिकली पासेस थ्रू टू पॉइंट्स से पास कर रहे हैं जो कि हाइट h1 12 मीटर और h2 18 मीटर अबव द ग्राउंड है एंड एट ए डिस्टेंस d इज 10 मीटर अपार्ट है। ऐसा कुछ देखो सिचुएशन मैं यहाँ पे पोज करता हूँ आपको। ये सपोज करो दिस इज़ आवर हॉरिजॉन्टल प्लेन। यहाँ से मैंने ऐसे प्रोजेक्टाइल को फायर किया, ये ऐसा कुछ लिया पाथ और किसी दो पॉइंट से पास कर रहा है। सपोज ये पॉइंट है और ये पॉइंट है, जस्ट सपोज। इसको मैं और अगर थोड़ा बड़ा बनाऊँ, ऐसा है, इसको थोड़ा ऐसा बड़ा बनाओ लाइक दिस, ये ऐसा हॉरिजॉन्टल समझना। दिस इज़ दैट पॉइंट, दिस इज़ सेकंड पॉइंट। ये मान लो फर्स्ट पॉइंट है, दिस इज़ h1 एंड ये सेकंड पॉइंट है, दिस इज़ h2। और यही जो h1 है दैट इज़ हाउ मच 12 मीटर गिवन किया है और ये जो h2 है दैट इज़ 18 मीटर गिवन किया है गाइज। और जो डिस्टेंस है वो 10 मीटर अपार्ट है, मतलब इन दोनों पॉइंट्स की जो डिस्टेंस है, इन दोनों पॉइंट्स के बीच का ये डिस्टेंस बेसिकली दिस इज़ 10 मीटर गिवन है। तो इसको अगर मैं थोड़ा जूम करके बनाऊँ यहाँ पे गाइज, तो देखो ये कैसा हो रहा है। ये बेसिकली एक पॉइंट यहाँ है, एक पॉइंट यहाँ है और कुछ ऐसा प्रोजेक्टाइल यहाँ से यहाँ जा रहा है और ये जो डिस्टेंस है दिस डिस्टेंस इज़ बेसिकली d दैट इज़ 10 मीटर्स। और यहाँ से ये हाइट और ये हाइट जो है दैट इज़ h1 एंड h2। ये h1 है एंड ये h2 है। ऐसा कुछ हमारे पास कंडीशन पोज किया है गाइज। तो ये मैं बेसिकली ये पॉइंट अगर p ले लो, q ले लो, तो ये pq पॉइंट के बारे में मैं बताया हूँ। और बट ये प्रोजेक्टाइल जो फायर किया जा रहा है वो ये इनिशियल पॉइंट से फायर किया जा रहा है, यहाँ की कुछ स्पीड u होगी गाइज। लेट अस टेक दैट। और हमें निकालना क्या है इस क्वेश्चन में कि मिनिमम स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन क्या होगा, व्हाट कुड बी द मिनिमम स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन। और यहाँ पे ये क्वेश्चन काफ़ी कॉम्प्लेक्स हो जाता है कि आपको सोचना कैसे है। u से आप कितनी मिनिमम स्पीड, मतलब ओरिजिन पॉइंट से आप कितनी मिनिमम स्पीड से फेंकोगे उस प्रोजेक्टाइल को कि वो p और q पॉइंट से पास होता हुआ जाएगा, जहाँ पे p और q की हाइट गिवन की गई है और उन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है दैट इज़ 10 मीटर्स की गई है। तो यहाँ पे आप सोचोगे कैसे गाइस, दैट इज़ द फर्स्ट क्वेश्चन, दैट इज़ द फर्स्ट थिंग विच शुड कम इनसाइड योर माइंड। तो मैं यहाँ पे कुछ चीज़ें बताऊँगा जो थोड़ी डाइजेस्ट होने में मुश्किल हो सकती है आपको। देखो जब आप बहुत माइन्यूटली सोचोगे इस क्वेश्चन को तो आपको पता चलेगा कि मिनिमम स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन तब होगी जब पी क्यू वाला जो ट्रेजेक्ट्री है, दिस फ्रॉम पी टू क्यू वाला जो ट्रेजेक्ट्री है हमारे पास, ये ट्रेजेक्ट्री को अगर हमने एक इंक्लाइन प्लेन की प्रोजेक्टाइल मोशन को सपोज कर ले यहाँ पे, लाइक पी टू क्यू इज एन इंक्लाइन प्लेन और उस इंक्लाइन प्लेन पे यहाँ से प्रोजेक्टाइल फायर की जा रही है और वो यहाँ से पी पॉइंट से क्यू पॉइंट तक जा रहा है। तो उस केस में जब ये पी क्यू जो हमारे पास 10 मीटर दिया गया है, अगर मैक्सिमम रेंज होगा ऑफ दैट प्रोजेक्टाइल जो कि मैं इंक्लाइन प्लेन पे कंसिडर कर रहा हूँ, तब जाकर जो ये वेलोसिटी है वो मिनिमम वेलोसिटी आएगी, मिनिमम स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन आएगी। मैं फिर से एक बार रिपीट करता हूँ, ये मिनिमम स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन तब आएगी जब पी से क्यू की जो जर्नी है, पी से क्यू की जर्नी वाला जो प्रोजेक्टाइल है जो वहाँ से जा रहा है पी से क्यू प्रोजेक्टाइल, उस प्रोजेक्टाइल को आप इंक्लाइन प्लेन पे कंसिडर करोगे। पी क्यू जो है 10 मीटर उसको एक इंक्लाइन प्लेन कंसिडर करोगे और उस इंक्लाइन प्लेन का मैक्सिमम रेंज वो 10 मीटर्स होना चाहिए और तभी जाकर आप बोल सकते हो कि मिनिमम स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन जो यू यहाँ से निकलेगी वो होगी आपकी। तो ये कैसे, मैं मैक्सिमम रेंज एक्चुअली मैं क्यों ले रहा हूँ यहाँ पे। चलो एक इंक्लाइन प्लेन वाला भी कंसिडरेशन है जो थोड़ा ऑड है, एम्बिगियस है, वैसा मुझे इसलिए लेना पड़ा क्योंकि यहाँ पे देखो जो 10 मीटर्स है वो बेसिकली स्ट्रेट लाइन है, मतलब पी टू क्यू की डिस्टेंस अपार्ट दी गई है 10 मीटर्स, तो वो बेसिकली किसी एंगल पे होगा। तो उस एंगल को सोचकर मैं यहाँ पे पी टू क्यू लिया हूँ बेसिकली।
कि P2Q का जो एक्चुअली में ट्रेजेक्ट्री है दैट इज समवट लाइक एन इंक्लाइन प्लेन ट्रेजेक्ट्री, और उस इंक्लाइन प्लेन मैक्सिमम रेंज जब 10 मीटर्स होगा तभी यू मिनिमम होगा, मैक्सिमम रेंज होगा तभी यू मिनिमम होगा। अभी ऐसा क्यों मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि आप अगर सोचोगे ध्यान से लॉजिकली सोचोगे तो गाइस ये ऐसी चीज़ है कि आप कम से कम वेलोसिटी से फेंको और वो रेंज ज़्यादा से ज़्यादा होनी चाहिए, कुछ उस तरीके से सोचो। मतलब कम से कम वेलोसिटी से मैं इसको प्रोजेक्ट कर रहा हूँ ताकि वो P और Q दोनों पॉइंट से पास हो रही है, बट ऐसे पास हो रही है कि वो जो PQ डिस्टेंस है 10 मीटर्स वो मैक्सिमम रेंज हो रहा है। तो उस मैक्सिमम रेंज के लिए आपकी इनिशियल स्पीड जो है वो मिनिमम होगी। ऐसा कुछ है यहाँ पे, ऐसा कुछ सोचना है आपको। आप थोड़ा और भी ध्यान से सोचो, अगर कोई भी डाउट हो रहा है तो आप कमेंट करके बताओ, मैं वापस से एक बार आपको कमेंट में अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा। तो कंटेक्स्ट तो हमें सवाल का समझ में आ गया, बट इसको अटेम्प्ट कैसे करना है, तो सबसे पहले उसके लिए आपको इंक्लाइन प्लेन के केस में मैक्सिमम रेंज पता होना चाहिए। तो लेट अस डिराइव दैट बेसिकली, क्योंकि वो थोड़ा ऐसी चीज़ है जो मैं सर्च कर रहा था तो मुझे कहीं मिल नहीं रहा था कि इंक्लाइन प्लेन के केस में मैक्सिमम रेंज आप कैसे निकालोगे। तो मैं सबसे पहले एक डेरिवेशन करा देता हूँ गाइस। बॉटम से फायर किया गया है, ऐसा है, मतलब ऐसा हमारे पास इंक्लाइन प्लेन है जिसको यहाँ से फायर किया गया ऐसा कि स्पीड से, और ये ऐसे हुआ है। तो आपको ये जो डिस्टेंस है r लेटर सपोज, ये आपको निकालनी है मैक्सिमम, मतलब r मैक्सिमम रेंज निकालनी है आपको। तो उसके लिए मैं इसको x है ये अपना y है लाइक दिस, एंड मैं इंक्लाइन प्लेन वाली कोऑर्डिनेट्स को लूँगा तो दिस विल बी व्हाट y डैश एंड दिस विल बी बेसिकली x डैश, ऐसा कुछ होगा हमारे पास। इसको मैं एंगल बीटा एज्यूम करता हूँ, इस टोटल एंगल को जो ये वेलोसिटी के साथ है, सपोज दिस वेलोसिटी इज़ v, तो v के साथ वेलोसिटी वाली एंगल को अल्फा ले लेता हूँ मैं, एंड ये वाला जो इंक्लाइन वाला एंगल है दैट इज़ बीटा। तो यहाँ से आप देखोगे गाइस, तो अगर ये v है तो इस डायरेक्शन में आपकी जो वेलोसिटी होगी दैट इज़ v कॉस एंड दिस अल्फा माइनस ऑफ बीटा, ये होगा आपके पास u डायरेक्शन में, मतलब x डैश डायरेक्शन में, और y डैश डायरेक्शन में आप लोगे तो ये हो जाएगा v साइन अल्फा माइनस ऑफ बीटा हो जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा। अभी g ऐसे है तो आपको एक इस डायरेक्शन में g लेनी है और एक इस डायरेक्शन में g लेनी है। तो एंगल देखो, ये वाला एंगल, ये वाला जो है दिस एंड ये वाला जो है दिस, ये वाला एंगल अपने पास बीटा है, ये टोटल 90 है तो 90 माइनस ऑफ बीटा हो जाएगा, तो ये हमारे पास बीटा आ जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, g कॉस ऑफ बीटा हो जाएगा, और ये g साइन ऑफ बीटा हो जाएगा ऐसा। तो अभी अपने पास वेलोसिटी और g आ गई इन द डायरेक्शन ऑफ x डैश एंड y डैश। तो फॉर दैट लेट अस राइट t डैश। सबसे पहले टाइम ऑफ फ्लाइट लिखते हैं गाइस, t दैट इज टाइम ऑफ फ्लाइट, यू ऑलरेडी नो। तो टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है, नॉर्मल प्रोजेक्टाइल के केस में 2u साइन थीटा अपॉन g होता है हमारे पास, ऐसा होता है। तो इस प्रोजेक्टाइल के केस में क्या होगा हमारे पास, 2 और u जो है, देखो u साइन थीटा मतलब y डायरेक्शन वाली u, तो यहाँ पे y डायरेक्शन वाली u कितना है, दैट इज v साइन अल्फा माइनस ऑफ बीटा अपॉन g कितना है y डायरेक्शन में, दैट इज g कॉस ऑफ बीटा। तो ये अपने पास टाइम ऑफ फ्लाइट आ गया। टाइम ऑफ फ्लाइट आ गया तो यहाँ पे आप x आराम से निकाल सकते हो गाइज, दैट इज रेंज। रेंज क्या होगा, x इज इक्वल टू u x डायरेक्शन में, तो v कॉस ऑफ अल्फा माइनस ऑफ बीटा इंटू टी, ये वाला होगा हमारे पास t माइनस ऑफ हाफ g अभी क्या होगा x डायरेक्शन वाला, दैट इज g साइन बीटा, सो g साइन बीटा इंटू टी स्क्वायर, ये वाला टी स्क्वायर। नाउ लेट अस पुट दिस टाइम ऑफ फ्लाइट इन दिस एक्सप्रेशन जो x इज इक्वल टू दिस है रेंज में, एंड उसके बाद हम फर्दर देखते हैं क्या आता है इन ऑर्डर टू गेट आवर मैक्सिमम रेंज। सो x इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ, v कॉस अल्फा माइनस ऑफ बीटा लाइक दिस, मल्टीप्लाइड बाय टाइम ऑफ फ्लाइट क्या है, 2v साइन अल्फा माइनस ऑफ बीटा अपॉन g कॉस बीटा, सो 2v साइन अल्फा माइनस ऑफ बीटा अपॉन g कॉस ऑफ बीटा, ये अपने पास है बेसिकली। एंड फर्दर दिस इज माइनस हाफ g साइन बीटा, माइनस हाफ g साइन बीटा इंटू दिस स्क्वायर, मतलब टाइम ऑफ फ्लाइट स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 4v स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा माइनस ऑफ बीटा अपॉन g स्क्वायर कॉस स्क्वायर बीटा हो जाएगा ऐसा। तो एक g यहाँ से देखो कैंसिल हो गया, एंड दिस 2 टाइम्स 2 इज़ 4 हो गया, ऐसा कुछ। अभी यहाँ से मैं अगर 2 बेसिकली यहाँ से मैं अगर v स्क्वायर अपॉन g कॉस स्क्वायर बीटा कॉमन ले लूँ तो क्या हो जाएगा हमारे पास, देखो यहाँ पे हो जाएगा दिस v स्क्वायर हमने ले लिया कॉमन, दिस इज 2 साइन अल्फा माइनस ऑफ बीटा कॉस अल्फा माइनस ऑफ बीटा, तो 2 साइन a कॉस b है, 2 साइन a कॉस a है,
लाइक दिस, या 2 साइन बी कॉस बी है, सो दिस इज साइन 2a। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ साइन ऑफ 2 अल्फा माइनस ऑफ बीटा एंड मल्टीप्लाइड बाई, देखो एक कॉस बीटा, मैंने कॉस स्क्वायर बीटा लिया तो एक कॉस बीटा यहाँ पे आएगा, एंड दिस विल बी माइनस ऑफ वी स्क्वायर तो बाहर है एंड जी कॉस स्क्वायर बीटा बाहर है, तो यहाँ पे हो जाएगा साइन बीटा मल्टीप्लाइड बाई 2 साइन स्क्वायर अल्फा माइनस ऑफ बीटा, कुछ इस टाइप से होगा गाइज यहाँ पे। तो इसको फर्दर अगर हम लिखेंगे तो दिस इज कॉस स्क्वायर बीटा एंड दिस इज व्हाट, देखो ये टर्म को ऐसे ही रहने दो, दिस विल बी एज इट इज। अभी यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा कैच है, दिस इज साइन बीटा। अभी देखो हमें पता है दैट कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस ऑफ साइन स्क्वायर थीटा, दिस वी ऑलरेडी नो। कॉस स्क्वायर थीटा को आप क्या लिख सकते हो, 1 माइनस ऑफ साइन स्क्वायर थीटा, सो 1 माइनस ऑफ साइन स्क्वायर थीटा माइनस ऑफ साइन स्क्वायर थीटा माइनस ऑफ 2 साइन स्क्वायर थीटा होगा, दिस इज कॉस 2 थीटा। तो यहाँ से मैं 2 साइन स्क्वायर थीटा जो ये है अपने पास, इसको क्या लिख सकता हूँ, दैट इज 1 माइनस ऑफ कॉस 2 अल्फा माइनस ऑफ बीटा लिख सकता हूँ गाइज, लिख सकता हूँ कि नहीं, आप देखो लाइक दिस। ऐसा मैंने क्यों किया है अभी बताता हूँ, ताकि मुझे साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी का एक्सप्रेशन मिल जाए और वहाँ से चीज़ें थोड़ी और आसान हो जाए, इसलिए मैंने ऐसा किया है। अभी आपको पता चलेगा, लेट मी राइट दैट। सो देखो यहाँ पे क्या मैंने बोला कि वी स्क्वायर अपॉन जी कॉस स्क्वायर बीटा अपने पास ऐसे ही रहेगा, एंड दिस इज, इसको ऐसे ही रहने दो, साइन 2 अल्फा माइनस ऑफ बीटा एंड दिस इज कॉस बीटा एंड दिस इज, देखो साइन बीटा हो जाएगा ये, एंड दिस इज माइनस माइनस प्लस, सो प्लस साइन बीटा एंड कॉस 2 अल्फा माइनस ऑफ बीटा, ऐसा हो रहा है। सो अभी इसको और इसको आप कंसिडर करो, दिस इज व्हाट साइन ए कॉस बी, दिस इज कॉस ए साइन बी, ऐसा है कुछ। तो इसको मैं फर्दर क्या लिख सकता हूँ गाइज, दिस इज नथिंग बट साइन ऑफ ए प्लस ऑफ बी, दैट इज 2 अल्फा माइनस ऑफ 2 बीटा एंड प्लस ऑफ बीटा, एंड दिस इज माइनस ऑफ साइन बीटा, यहाँ से ऐसा कुछ हो जाएगा। तो ये फर्दर क्या हो जाएगा, साइन ऑफ दिस इज, देखो 2 अल्फा ऐसे ही रह जाएगा, बीटा माइनस ऑफ 2 बीटा दैट इज माइनस ऑफ बीटा एंड दिस इज माइनस ऑफ साइन बीटा, ऐसा कुछ एक्सप्रेशन हो जाएगा। दिस मल्टीप्लाइड बाई वी स्क्वायर अपॉन जी कॉस स्क्वायर बीटा, तो ये बेसिकली हमारे पास आर आ गया गाइज, दिस इज आर रेंज, जो जनरल एक्सप्रेशन ऑफ रेंज है ये अपने पास आ गया। अभी इसमें हमें मैक्सिमम रेंज निकालना है, तो इन ऑर्डर टू गेट द मैक्सिमम रेंज वी नीड टू यूज व्हाट, कैलकुलस। अभी कैलकुलस यूज़ करेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, बेसिकली पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे इस रेंज को, किसके साथ, अल्फ़ा के साथ। तो अल्फ़ा के साथ जब आप पार्शियली डिफरेंशिएट करोगे इसको और उसको फिर जीरो के इक्वल करोगे तो क्या आएगा, देखो सबसे पहले डिफरेंशिएट करते हैं ये वाला टर्म तो ऐसे ही जीरो हो जाएगा, बिकॉज हमें बीटा के साथ नहीं करना है बट अल्फ़ा के साथ करना है। और ये वाले को डिफरेंशिएट करोगे तो क्या हो जाएगा, 2 कॉस ऑफ 2 अल्फा माइनस ऑफ बीटा आ जाएगा और ये वाला एक्सप्रेशन आएगा। तो ये वाले एक्सप्रेशन से तो हमें कुछ लेना नहीं है, बिकॉज ये वाला एक्सप्रेशन जस्ट जीरो नहीं होना चाहिए और कोई भी वैल्यू ले सकता है, तो वी ऑल हैव टू डू विद दिस। सो जब इसको आप जीरो रखोगे तो बेसिकली कॉस 2 अल्फा माइनस ऑफ बीटा को जीरो होना पड़ेगा, एंड ये बीटा जीरो नहीं हो सकता बिकॉज देखो ये डिनोमिनेटर में है तो बीटा जीरो तो नहीं हो सकता है। तो यहाँ से जब आप cos 2 अल्फा माइनस बीटा को जीरो ले रहे हो तो जो इसकी तो इन्फिनाइटली सोल्यूशन है, इन्फिनाइटली मेनी सोल्यूशन है, बट हमें अगर पहला सोल्यूशन कंसिडर करें तो दिस विल बी इक्वल टू π/2, ये अपने पास π/2 आ जाएगा। तो इस π/2 को जब आप इस जनरल एक्सप्रेशन में रखोगे, व्हाट इज आवर जनरल एक्सप्रेशन ऑफ r का जनरल एक्सप्रेशन है दैट इज साइन ऑफ 2 अल्फा माइनस ऑफ बीटा दिस एंड माइनस ऑफ साइन बीटा दिस मल्टीप्लाइड बाय व्हाट, दैट इज वी स्क्वायर अपॉन जी कॉस स्क्वायर बीटा, वी स्क्वायर अपॉन जी कॉस स्क्वायर बीटा, ये है जनरल एक्सप्रेशन। यहाँ से हमारे पास 2 अल्फा माइनस बीटा बेसिकली π/2 आ गया, तो ये 1 हो जाएगा। सो 1 माइनस ऑफ साइन बीटा, मतलब अगर मैं आर मैक्स की बात करूँ तो अबव 1 इज द जनरल एक्सप्रेशन, ये आर मैक्स है जो हमने यहाँ पे निकाला। सो ये π/2 है, दिस इज 1 माइनस ऑफ साइन बीटा इंटू वी स्क्वायर अपॉन जी कॉस स्क्वायर बीटा को क्या लिख सकता हूँ, 1 माइनस ऑफ साइन स्क्वायर बीटा लिख सकता हूँ। तो 1 माइनस ऑफ साइन स्क्वायर बीटा क्या होगा, 1 प्लस साइन बीटा 1 माइनस साइन बीटा, तो 1 माइनस साइन बीटा यहाँ से कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस साइन बीटा, ऐसा कुछ। तो यहाँ से जो आर मैक्स की जो जनरल एक्सप्रेशन है वो कितनी आगे निकल कर वी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस साइन ऑफ बीटा। तो ये बेसिकली मैं यहाँ पे यूज़ करने वाला हूँ गाइज, और मैंने इसको देखा इंटरनेट पे तो बहुत ही रेडिली अवेलेबल नहीं है। और एक बात मैं और बता दूँ कि जो एंगल मैंने लिया है वो भी क्रिटिकल है, ऐसा नहीं कि आप कहीं और से डेरिवेशन देख लेना और बोलोगे कि यार उसका फॉर्मूला तो डिफरेंट आ रहा है,
उसका फॉर्मूला इसलिए भी डिफरेंट आ सकता है क्योंकि उसने अल्फा को ऊपर वाले को लिया होगा अल्फा, नीचे वाले को लिया होगा बीटा, या कुछ अलग तरीके के एंगल लिया होगा। बट ये जो एक्सप्रेशन मैंने लाया है उसमें अपना ये टोटल एंगल जो v के साथ पूरे हॉरिजॉन्टल का एंगल है दैट इज अल्फा, एंड इंक्लाइन प्लेन का एंगल जो हॉरिजॉन्टल के साथ है दैट इज बीटा। तो उस केस में जो अपना डेरिवेशन आया है निकल कर वो ये आया है v² अपॉन 1 प्लस ऑफ साइन बीटा गाइस। तो अभी यहाँ तक था ये डेरिवेशन। अभी आगे हम सवाल पे वापस आते हैं और उसको सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास जो सवाल था वो यही था, इंक्लाइन प्लेन है, यहाँ से ऐसा कुछ फायर किया गया एंड दिस इज समथिंग लाइक दिस। मैंने यहाँ पे h1 लिया था, यहाँ पे h2 लिया था एंड यहाँ से मैंने इंक्लाइन प्लेन वाला कंसिडर किया था। ये बेसिकली अपने पास d था, ऐसा मैं दिखाऊँ जूम करके जैसा मैंने वहाँ दिखाया था। तो ये अपने पास कुछ ऐसा था और ये d था, और ये अपने पास h1 यहाँ पे आया था 12 और h2 यहाँ तक आया था 18। तो ये जो होगा h1 माइनस h2 या h2 माइनस ऑफ h1, ये अपने पास 18 माइनस ऑफ 12 दैट इज़ 6 आएगा, 6 मीटर्स आएगा। और ये जो d है दैट इज़ 10 मीटर्स गिवन किया है हमें, और d का एक्सप्रेशन अभी हमें मालूम है दैट इज़ v² अपॉन 1 प्लस साइन बीटा। सो 10 इज इक्वल टू v² अपॉन 1 प्लस साइन बीटा। जैसा मैंने पहले बताया था कि मैंने उसको मैक्सिमम रेंज कंसिडर किया इन ऑर्डर टू गेट द मिनिमम वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन। तो यहाँ से आपकी v निकल कर आ जाएगी गाइस, ये वाली v है बेसिकली, नॉट दिस v, आई एम वेरी सॉरी, नॉट दिस v। ये जो v बेसिकली यहाँ से निकल कर आएगा वो बेसिकली ये वाला v होगा, जो यहाँ वाला v है ये होगा, एंड वी नीड टू गेट दिस u। तो अभी इस v से इस u को कैसे निकालेंगे वो भी हम देखते हैं। सबसे पहले v को तो निकाल लें। तो यहाँ पे देखो बीटा कितना है, डू वी हैव द बीटा, यस वी कैन राइट दिस बीटा एंड दिस साइन बीटा विल बी इक्वल टू व्हाट, दिस 6 upon 10 that is 0.6. So we have sin beta is 0.6. तो यहाँ से 10 is equal to v² upon 1 plus of 0.6 ऐसा हो जाएगा। So this v² is equal to 10 multiplied by 1.6 that is equal to I think I have missed something over here. Yes, this g I have missed. This must be like this g. So v² upon g 1 plus of sin beta, ये g मैंने मिस किया था यहाँ पे। तो देखो यहाँ पे आपकी ये g भी आएगी, तो यहाँ पे g आएगी तो ये वाला भी g होगा दैट इज़ 10 अगेन। सो दिस विल बी मल्टीप्लाइड बाई 10, सो दैट इज़ इक्वल टू व्हाट 160। सो v² इज़ 160, सो v इज़ व्हाट अंडर रूट ऑफ 160, दिस मच मीटर्स पर सेकेंड। ये अपने पास आएगा, यहाँ का वेलोसिटी आएगा ये। अभी आपको इस v से इस u को कोरिलेट करना पड़ेगा क्योंकि एक्चुअल में जो क्वेश्चन है वो ये वाला मिनिमम आपको निकालना है और सारी कंटेक्स्ट हमने वैसे ही सेट की है। तो इस वाले से इसको आप प्रोजेक्टाइल मोशन में इजीली एनर्जी कंजर्वेशन से कर सकते हो रिलेट। दिस इज h1, आपको हाइट में यहाँ पे मालूम है, इसको अगर 0 लोगे तो यहाँ पे अगर आप एनर्जी कंजर्वेशन अप्लाई करोगे तो फर्स्ट में देखो जो पॉइंट O है, ओरिजिन है, दैट इज हाफ mu², काइनेटिक एनर्जी है दैट विल बी इक्वल टू mg h1, वहाँ की पोटेंशियल एनर्जी प्लस वहाँ की काइनेटिक एनर्जी दैट इज हाफ mv²। ऐसे आप लिख सकते हो, mm कैंसिल आउट हो जाएगा हमारे पास। सो u² को आप क्या लिख सकते हो, दैट इज 2g h1 प्लस v² लिख सकते हो। दिस इज 2 मल्टीप्लाइड बाई 10 मल्टीप्लाइड बाई h1 इज 12 प्लस v², हमारे पास v² कितना आ गया दैट इज 160। तो यहाँ से जस्ट आप 160 ले लो, दिस इज 240 प्लस ऑफ 160 एंड दिस इज नथिंग बट इक्वल टू 400। सो u² आपके पास 400 आया, u आपके पास 20 मीटर्स पर सेकेंड आ गया गाइस। दिस इज बेसिकली द आंसर, दिस इज u मिनिमम। सो काफ़ी फैंटास्टिक था सवाल था ये गाइज। आपको देखो यहाँ पे मुझे पता है 2-3 चीज़ें डाइजेस्ट करने में काफ़ी प्रॉब्लम हो रही होगी। एक तो ये कि मैंने प्रोजेक्टाइल मोशन को बीच में इंक्लाइन में क्यों कन्वर्ट कर दिया। इंक्लाइन में इसलिए कन्वर्ट किया गाइज क्योंकि हमें जो डी गिवन थी वो उन दोनों के बीच की डिस्टेंस गिवन थी और मोशन कुछ उस प्रकार से हो रही थी। आप सिर्फ इतने यहाँ से यहाँ तक h1 टू h2 को अगर आप गौर से देखोगे उस मोशन को तो वो मोशन किसी एंगल पे हो रहा है और वहाँ पे हमें ऐसे सोच रखनी है कि इतनी वेलोसिटी मिनिमम हो कि वो वाला जो मोशन है जो P1 टू P2 वाला मोशन है, H1 टू H2 वाला मोशन है, वो मैक्सिमम रेंज में कहीं ना कहीं आपको इंटरनली सोचना है कि वो मैक्सिमम डिस्टेंस वहाँ पे तय करे, मैक्सिमम रेंज तय करे इन सारे बाउंड्रीज़ के विद इन जो U है अपना और जो एंगल्स वगैरह हैं उन बाउंड्रीज़ के विद इन आपको मैक्सिमम रेंज रखना है। तो दैट्स वाई मैंने वहाँ पे एंगल के विद इन क्यों बोला, क्योंकि बीटा इज़ ऑल्सो फिक्स्ड। देखो ये वाला एंगल है दैट इज़ ऑल्सो फिक्स्ड, तो उन सारे फिक्स्ड कॉन्स्टेंट चीज़ों के तहत आपको ये वाला मैक्सिमम डिस्टेंस लेना है कि वो H1 टू H2 मैक्सिमम डिस्टेंस मैक्सिमम रेंज कवर किया है, तभी जाके आपकी वो मिनिमम वेलोसिटी आएगी इनिशियली जहाँ से फायर की गई है बेसिकली इस प्रोजेक्टाइल को।
तो वो कैसे निकलेगा, तो उसके लिए मैंने बेसिकली उस मोशन को उतने फ्रेम्स के अंदर, मतलब इतने कंटेक्स्ट के अंदर एक इंक्लाइन प्लेन वाला मोशन ले लिया और वहाँ से फिर बातें इंक्लाइन प्लेन में कन्वर्ट हो गई और वहाँ से फिर मैंने मैक्सिमम रेंज लिया। उसकी डेरिवेशन भी मैंने करा दी, बहुत लोगों को अगर नहीं मालूम होगा तो, क्योंकि इंटरनेट पे ये रेडीली अवेलेबल नहीं मिला मुझे। तो आपको अगर कोचिंग्स वगैरह में पढ़ाई गई होगी, आप इंस्टीट्यूट्स में पढ़ते होंगे, तो इट्स वेरी गुड, आप स्किप कर देना वहाँ तक, मैं टाइमलाइन में डाल दूंगा उसको। तो गाइज़ ये था एक मेरे हिसाब से बहुत ही बेहतरीन सा सवाल। अगर आप ये कर लिए हो गाइज़, मेरी बात ध्यान से सुनो, अगर आपने ये कर लिया है देन यू आर बेसिकली वेरी वेरी बेस्ट एट प्रोजेक्टाइल मोशन। आपकी कोई भी सवाल प्रोजेक्टाइल मोशन से नहीं छूटनी है, जी एडवांस में या कोई भी ओलंपियाड्स वगैरह भी दे लो, आप नहीं छोड़ोगे कोई भी सवाल प्रोजेक्टाइल मोशन से, क्योंकि आपने इन डेप्थ चीज़ों को देखना सीख लिया है गाइज़। तो गाइज़ ये था इस वीडियो के लिए, अभी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।